हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरो भाग 1 यानी क्लास आपकी 11वीं की पुस्तक NCERT के MCQ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके हैं MCQ क्वेश्चन आरो भाग 1 के। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाल दी है। ये एस्टेट के लिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर NCERT पूछा जाता है 11वीं 12वीं का, तो वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये अब आप अपनी परीक्षा देख सकते हो कि आप एस्टेट की दे रहे हो या KVS NVS DSSS किस एग्ज़ाम की आप परीक्षा दे रहे हो, तो ये PGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करना। चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं साए में धूप। दुष्यंत कुमार की रचना है। साए में धूप यानी दुष्यंत कुमार की कविता है। इसके MCQ क्वेश्चन। साए में धूप शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसका नाम है दुष्यंत कुमार। साए में धूप शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? दुष्यंत कुमार। ठीक है। साए का अर्थ है रोशनी, अंधेरा, छाया, धूप। तो साए का अर्थ है ऑप्शन नंबर C छाया। ये भी तो वैसे भी आप लगा सकते हो। चिराग किसका प्रतीक है? रोशनी का, जीवन में विकास के साधनों का और धन का, संघर्ष का। तो चिराग किसका प्रतीक है? ये आपका इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर B जीवन में विकास के साधनों का क्या चिराग प्रतीक है। दरख्त किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी। तो दरख्त है ऑप्शन नंबर C उर्दू फारसी। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको ख से संबंधित ज़्यादातर ख से जो बनने वाले शब्द होते हैं तो ज़्यादातर वो उर्दू और फारसी के होते हैं, जैसे ख है, ग है और फ है, इस तरह के। और इनके नीचे ज़्यादातर नुक्ता लगता है। ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपकी पहचान के लिए बता देती हूँ कि इनकी ये पहचान होती है ख, ग और फ। ठीक है, ज़्यादातर इनमें नुक्ता मिलता है या फिर आधे मिलते हैं, तो ये उर्दू और फारसी। पाँव से पेट ढक लेंगे शब्दों में किसकी ओर संकेत किया गया? पाँव से पेट ढक लेंगे शब्दों में किसकी ओर संकेत किया गया है? गरीबी की ओर, लोगों के असभ्यपन की ओर, देशभक्ति की ओर, कंजूसी की ओर। तो इसका उत्तर रहेगा गरीबी की ओर। देखो भाई, गरीब इंसान के पास न तो अच्छे कपड़े होते हैं, और आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले हैं बेचारे इतनी ठंड में ठिठुरते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक अमीर और अमीर बनता जा रहा है और एक गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये अमीरी और गरीबी के बीच हमारे देश में शुरू से ही खाई रही है और अब तक ये बनी आ ही रही है। तो यही इसमें वर्णन किया है इसने दुष्यंत कुमार जी ने कि हमारे देश में जो अमीरी और गरीबी के बीच कितनी बड़ी खाई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और किस तरह से शोषण हो रहा है। तो इस कविता में ही दिया गया। कवि ने किस सफ़र की ओर संकेत किया? प्रवृत्ति सफ़र की ओर, जीवन की यात्रा, शौर्य की यात्रा, तीर्थस्थलों की यात्रा। तो ऑप्शन इसका रहेगा 6 का B जीवन की यात्रा। जीवन की यात्रा को सफ़र करने के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं। कवि ने पत्थर किसे कहा है? शासक, धार्मिक नेता, कर्मचारी वर्ग, जनसाधारण। तो इसमें पत्थर कहा है ऑप्शन नंबर भाई शासक है, जो शासन करते हैं वो पत्थर होते हैं। बाकी देखो धार्मिक नेता तो कर्मचारी, जनसाधन तो बेचारा वैसे ही पिसता जाता है, कर्मचारी भी ऐसे। कि प्रस्तुत गजल में किस प्रकार का समय उल्लेख किया गया है? किस समय का? पौराणिक का, मुगल काल का, स्वतंत्रता के पश्चात का, स्वतंत्रता से पूर्व का। तो इसमें कहा है कि हमारे स्वतंत्रता के पश्चात का। इसमें कहा है कि दुष्यंत कुमार ने। देखो भैया, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगी। जिसको PDF चाहिए इसका रिवीजन कर सकते हैं। और ये इनके उत्तर भी मैं आपको दिए। पहले मैं इनको काट देती थी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि मैम इनके उत्तर भी होने चाहिए हम रिवीजन के लिए, तो इसलिए मैं इनके उत्तर भी साथ लेकर आई हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डाउनलोड कर लें
ठीक है। और व्हाट्सएप लिंक भी डाउनलोड अवश्य करें, वहाँ मेरे से कॉल वगैरह कर सकते हो। और ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो। किसी प्रकार की चर्चा भी आप मेरे से वहाँ कर सकते हो, किसी भी विषय से संबंधित हो। अक्क महादेवी की जो ये कविता है, ए भूख मत मचल, ये शैव की भक्ति। शैव देखिए पूरा पढ़ेंगे तब जैसे जैसे आपको पढ़ोगे जानकारी होती चली जाएगी, आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जानकारी होती चली जाएगी। ए भूख मत मचल शीर्षक कविता की कवित्री का क्या नाम है। देखो भाई, पहले तो आप कवित्री को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कवित्री ऐसे लिखते हैं जो कि गलत होता है। तो जैसे कवि है, कवि में वह की मात्रा को हटाकर यह पर चढ़ा दी जाती, कवित्री ऐसे लिखा जाता है कवित्री। और कवि ऐसे बनता है, ठीक है, और कवित्री ऐसे बनती है, ठीक है। इसमें वह पे मात्रा लगी है, इसको वह पे हटाकर ये पर लगा दीजिए। इसको ध्यान से देखें, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसकी है अक्क महादेवी की रचना है। इस कविता में कवित्री ने मनुष्य को क्या संदेश दिया है। उदार बनने का, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का, चरित्रवान बनने का, त्यागशीलता का, तो आप सभी जानते हैं। इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का कवित्री ने संदेश दिया है। कवित्री ने किसे उथल पुथल मचाने से रोका है। पवन को, जल को, लालच को, क्रोध को। तो देखिए भाई, देखो पवन को, जल को, क्रोध ही सबसे ज़्यादा उथल पुथल मचाता है कि हमारे अंदर भावनाएं आती रहती, किसी भी विचार को छोड़ सोच कर हमारे अंदर क्रोध, कभी गुस्सा, कभी क्रोध, कभी ये बदले की भावना, कभी हिंसा, कभी खुशी, कभी दुख। तो हमारे अंदर इन प्रकार के उथल पुथल, इन संवेगों की उथल पुथल मचती रहती है। तो यहाँ क्रोध को उथल पुथल मचाने से रोका है। कवित्री के अनुसार कवि व्यक्ति को कौन मदोष करता है। लालच करता है, नींद, मद, सतर्कता। एक मिनट। तो इसमें करता है आपको माफ़ कीजिए, मतलब कवित्री कहती है कि मतलब हर इंसान को, आपको क्या सबको ही करता है भाई, कवित्री हो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर इंसान को तो क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा मधु, लालच, नींद, सतर्कता, मद। तो इसका रहेगा आपका 4 का सी, मद। मद मतलब होता है जैसे अब किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए एक तरह से आपकी परीक्षा पास करने का मद है। मद का मतलब होता है नशा। तो आप दिन रात मेहनत करोगे भी किसी तरह मुझे एग्जाम निकलना है, लेकिन वो मद कैसा है कि वो एक सकारात्मक मद है, एक सकारात्मक नशा, आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। कुछ लोग ऐसा, ये नहीं सिर्फ कि शराब पीना ही नशा होता है, हर चीज़ का एक जुनून, चाहे वो अच्छा है या बुरा, जिसको आप जुनून होता है ना, वो नशा ही होता है। चाहे आपको परीक्षा का ही क्यों ना नशा हो, जैसे मद, उसमें आप पूरी दिन रात लगा कर लगो। हाँ, पर ये है कि वो सकारात्मक होता है। मनुष्य के मन में जलन किस भाव से उत्पन्न होती है। अहंकार से, ईर्ष्या से, लालच से, मैत्री से। तो इसका रहेगा आपका ईर्ष्या, जलन। जलना दूसरे के प्रति, मान लीजिए किसी की जॉब लग गई, होता है अक्सर, आप चाहे सोचते हो ना सोचते, लेकिन एक बार होती है कि देखो मैं रह गई, देखो वो मेरे साथ था वो लग गया। तो भले ही थोड़ी सी भावना आ जाती है कि आपके मतलब कहोगे आप तो मैं, हम तो ईर्ष्या नहीं करते हैं, या फिर दूसरे क्या है करवा देते हैं, ऐसा भी होता है कई बार। कवित्री ने किस देवता की भक्ति का संदेश दिया है। कवित्री ने, मैं बता चुकी आपको, वो जो पाठ की शुरुआत की तभी, विष्णु की, ब्रह्मा की, शिव की, इंद्र की। तो ये की है शिव की उपासना करती थी कवित्री, ऑप्शन नंबर सी। अब यही सी का है अक्क महादेवी का दूसरी जो कविता की पंक्तियाँ हैं, ए मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ए मेरे के जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो ये भी इन्हीं की है। देखिए इसमें कविता में क्या दिया है। कवित्री ने किस जूही के फूल के समान पवित्र बताया। कवित्री ने किसे जूही के फूल के समान पवित्र बताया है। शिव को, ईश्वर को, भक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को। भाई दुष्ट को तो कौन बताएगा, ईश्वर के, ठीक है। तो 7 का आपका रहेगा बी, ईश्वर को। 7 का आपका रहेगा बी, ईश्वर को। कवित्री क्या भूलने की प्रार्थना करती है। तन को, धन को, घर को, देश को। तो कवित्री अपने घर को भूलने, मतलब कि मैं इतनी गरीब हो जाऊं, मैं घर को भूल जाऊं। इन्होंने कहा कि
और मेरी हाथ से छीनी हुई मेरे हाथ से रोटी गिर जाए या कुत्ता छीन ले जाए, मैं इतनी गरीब हो जाऊं कि मेरे पास न खाने को रोटी हो न पहनने के कपड़ा हो, फिर मैं बुरे हालात में ईश्वर की भक्ति में लग जाऊंगी। क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो जब उसके पास सब कुछ होता है तो उसे भगवान स्मरण नहीं होता है, और जब सब कुछ चला जाता है तो ऐसे में वो भगवान की भक्ति करता है। तो इस प्रकार से कवित्री अपने आप को भगवान को याद करने के लिए प्रेरित कर रही है। कवित्री प्रभु के मार्ग से किसे बाधा मानती? भौतिक वस्तुओं को, लालच को, शिक्षा को, भिक्षा को। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भौतिक वस्तुओं को कवित्री कहती है जब हम इंसान के पास भौतिक वस्तु ज़्यादा हो जाती हैं तो भगवान को भूल जाता है। लेकिन कवित्री कहती है कि मेरे पास सभी भौतिक वस्तु समाप्त हो जाए, खाना भी उसे के कुत्ता छीन ले जाए, मेरे पास न घर हो, मैं घर का रास्ता हो, और मैं इतनी परेशान हो जाऊं कि मैं अपने आप भगवान का स्मरण करने लगूंगी। तो देखिए आगे और पढ़ेंगे। कवित्री के अनुसार घर किसका प्रतीक है? सहजता का, अहंकार का, धोखे का, दिखावा का? भाई ये सहजता है, सहजता। तो किसका प्रतीक है? भी अहंकार का। घर किसका प्रतीक है? अहंकार का। तो आप सभी जानते हैं जो कविताएं लिखी जाती है वो प्रतीकात्मक रूप से लिखी जाती है कि अहंकार क्या। कई बार अपने बुजुर्गों कहते भाई इसके अंदर अहंकार का घर हो गया, अहंकार घर का मतलब कोई चीज़ स्थायी रूप से बैठ जाना उसे घर बोला जाता है। कवित्री सांसारिकता को क्यों त्याग देना चाहती है? प्रभु के प्रति समर्पण हेतु, बड़ाई पाने हेतु, सम्मान की प्राप्ति हेतु, लोगों पर प्रभाव जमाने हेतु। तो आप सभी ये को याद है कि प्रभु के स्मरण हेतु वे संसारिक चीज़ों को त्यागना चाहती है। तो ठीक है, ये इसके उत्तर हैं। और ये मैं बता रही हूँ बार बार, टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डाउनलोड कर ले, ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। अवतार सिंह पास, ठीक है, अवतार सिंह पास। अवतार सिंह पास हम पढ़ेंगे। सबसे खतरनाक ये है, सबसे खतरनाक इसकी कविता है। सबसे खतरनाक शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? पास है, दिनकर है, पंत है, त्रिलोचन है। तो सबसे खतरनाक कविता के कवि का नाम क्या है? अवतार ये पास, ये शॉर्ट में दिया गया, पहला ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेहनत की लूट का क्या तात्पर्य? गद्दारी, परिश्रम की कमाई, लूट जाना, दूसरे का धन हथियाना, आराम की कमाई। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। भाई मेहनत की लूट तो ये परिश्रम की कमाई का लूट जाना है, मेहनत तो परिश्रम ही होती है, तो कोई भी लगा देगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। जुगनू की लौ में पढ़ने का क्या अर्थ है? जुगनू के प्रकाश में पढ़ाई करना, कम प्रकाश में काम आना, और कम साधनों में जीना, जुगनू को पकड़ना। तो देखो भाई, जो कविता और मुहावरे एक जैसे होते हैं, जो दिखाई देते हैं ना वो असल में उनके अर्थ नहीं होते, उनसे बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे मुहावरे भी और कविता भी, ठीक, क्योंकि दोनों ही प्रतीकात्मक रूप से होते हैं। तो ऐसी गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने कुछ चीज़ नहीं पढ़ी है, मुहावरे और कविता में जो शब्द दिया गया बिल्कुल वैसा ही शब्द आपको लिखा नहीं मिलेगा, उसकी सेंस यानी उसका अर्थ उससे बिल्कुल विपरीत मिलेगा, उसको लगाना, ठीक है। और ज़्यादातर तक आपके जनजीवन से जुड़ा हुआ, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ आपको उदाहरण वहाँ मिलेगा। यानी ऑप्शन कह लीजिए। जुगनू की लौ में पढ़ने का अर्थ है, इसमें क्या है? ऑप्शन सी, यानी कम साधनों में जीना। जुगनू आपने देखा होगा रात के या बारिश, कई बार बारिश होती है या रात के मौसम में बिल्कुल छोटा सा, इतना नन्हा सा होता है, मक्खी से भी छोटा, और ऐसे मच्छर की तरह होता है एक तरह से, और वो बिल्कुल ऐसे जलता हुआ, कभी बुझता है कभी जलता है, ऐसे बिल्कुल दिखाई देता है। तो बहुत कम रोशनी होती है। तो इस तरह से कम साधनों में जीना। मुठियाँ भींचकर वक्त निकालने का अर्थ है गुस्से को रोकना, मुक्का मारना, कम समय व्यतीत करना, मुकाबला न करना। तो इसका रहेगा आपका एक गुस्से को रोकना। मुठियाँ भींचकर वक्त निकालने का अर्थ है गुस्से को रोकना। कई बार आपने देखा होगा गुस्सा आता है तो लोग कई बार मुट्ठी भींच लेते हैं ऐसे, मतलब कि जो आपके हाथ की उंगली और अंगूठे को मिलाकर ऐसे कर लेते, तो इसका मतलब अपने गुस्से को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है? जनता का चुप हो जाना, विरोध के संकल्प का छिड़ होना, अन्याय को सहन करना, लालची होना। तो इसका आपका उत्तर रहेगा सबसे विरोध के संकल्प का क्षीण हो जाना। यानी कई बार क्या होता है
मान लीजिए किसी अच्छे अनपढ़ तो मतलब ये तो सबको पता है भाई, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, इंसान तो इंसान होता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा तो उसका विरोध करेगा, उसके साथ अन्याय हो रहा। लेकिन अगर विशेष रूप से खासकर जो देखा जाए तो किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ अगर बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, यानी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, फिर भी उसका संकल्प यानी वो उसका विरोध नहीं कर रहा है, तो उसकी संकल्प शक्ति क्षीण हो गई है। मतलब कहने का अभिप्राय वो बिल्कुल वो उससे बुरा कुछ भी नहीं है। किसी का अन्याय सहन करना सबसे बड़ा अपराध है। तो कवि कहता है कि विरोध के संकल्प का क्षीण हो जाना, यानी विरोध नहीं करना। आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा हो लेकिन आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा अन्याय तो यही है कि आप अपने आप के साथ अन्याय करें। मान लीजिए आप एचएससी की किसी भर्ती को ही लगा लीजिए, ठीक है, आप भर्ती हो आपके साथ शोषण हो रहा है, सरकार जो मनमर्जी कर रही है आप उसी में डलते जा रहे हो, तो इस कहीं ना कहीं आपकी संकल्प शक्ति क्षीण होती जा रही है, और ये सबसे बड़ी बड़ी खतरनाक चीज़ है। कवि ने जीवित मृत्यु किसे कहा है? शरीर के मरने को, निष्क्रिय होने को, प्रतिकूल स्थितियों का विरोध न करना, गतिहीनता। तो जीवित मृत्यु किसे कहा है? ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध नहीं करना। भाई ये मैं जैसे मैं पहले ही बता चुकी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मान लिया आपकी परिस्थिति प्रतिकूल, आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, और आप जो मतलब कि जो हो रहा है उसे बस सहन कर रहे हो आंख बंद करके, तो ये जी एक तरह से आपकी जीवित मृत्यु, यानी आप जिंदा तो हो लेकिन आप अंदर से बिल्कुल मर चुके हो, बस ऐसे लगा कि जीवित मृत्यु हो चुकी है। एक जिंदा लाश नहीं बोलते, ऐसे घूम रही हो, वो वाली बात है। जमी बर्फ का अर्थ है, जमी बर्फ का अर्थ है बर्फ का जमना, अत्यधिक ठंडा होना, कुछ न करना, संवेद शून्य होना। जमी बर्फ का अर्थ है ऑप्शन नंबर 7, यानी प्रश्न नंबर 7 का डी रहेगा, संवेदना शून्य। यानी बर्फ आपने देखा होगा, बर्फ जब जम जाती बिल्कुल, आप कहोगी मैम बर्फ तो जमी होती है, लेकिन पानी जब जम जाता बिल्कुल स्थिर होता है, हो जाता है, वो जल्दी से पिघलता नहीं है। तो उसी प्रकार इंसान का कई बार व्यवहार ऐसा होता है कि संवेद शून्य, उसके साथ कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है, जो हो रहा है बस होने दो, चल रहा है ऐसे। तो ये सबसे खतरनाक है। उसको अगर वो जिंदा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो ये कभी बता रहा है। कवि ने किस किस आँख को सबसे खतरनाक बताया? संवेद शून्य, जो न देख सकती हो, जो अत्यंत चंचल हो, जो अत्यंत बड़ी हो। तो इसका आपका रेड्डी का ए, संवेद शून्य की आंखें बिल्कुल मतलब देख तो रही हैं लेकिन कुछ हलचल नहीं करेगी, यानी आंखों का बिल्कुल वहीं शिथिल हो जाना। इसने कहा है कि जो हमने स्वतंत्रता के पश्चात जो जो हमारा शोषण हो रहा है, लोग उसे सहन कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, सरकार मनमानी कर रही है, विकास के नाम पर जीरो हो रहा है, तो उसी की ओर संकेत किया कि अपने आप में जागो, अन्याय का विरोध क्यों। कवि ने हिंसा से भी अधिक खतरनाक किसे बताया? अहिंसा को, हिंसा के प्रति उदासीनता को, अन्याय को, अत्याचार को। तो ये आप समझ ही गए होंगे, हिंसा के प्रति उदासीनता को, यानी कुछ रिएक्शन न करना, कुछ हलचल ना करना। प्रस्तुत कविता में चांद किसका प्रतीक है? सुंदरता का है, पवित्रता का है, बनावटी शांति का है, शीतलता का है। तो 10 का रहेगा सी, बनावटी शांति का है। चांद किसका प्रतीक है? बनावटी शांति का। मिर्च की तरह गढ़ना मुहावरे का अर्थ है कष्ट पहुंचाना, प्रसन्नता देना, तीखा लगना, स्वादिष्ट होना। तो इसका रहेगा आपका 11 का ए, कष्ट पहुंचाना। मिर्च की तरह, मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि आँख में मिर्ची चली जाती है किसी कारणवश से, गलती से चली जाए तो आँखों में कितना दर्द होता है, मतलब कि बहुत दर्द होता है। तो उसी तरह किसी का व्यवहार या किसी तरह का आपको नहीं हो रहा तो वो मिर्च की तरह गढ़ता है, मतलब वो आपको जीने नहीं देता है। कवि के अनुसार कौन सी रात खतरनाक है? जो लंबी होती है, जो जीवित आत्माओं के आसमान पर ढलती है, जो सुबह होने पर समाप्त हो जाती है, जो सदा बनी रहती है। तो 12 का आपका रहेगा बी, जो जीवित आत्माओं के आसमान पर ढलती है, जो जीवित आत्माओं के आसमान पर ढलती है वो सबसे खतरनाक होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि वही चीज़ सबसे खतरनाक है। आप अन्याय को, अनाचार को, अत्याचार को बिल्कुल सहन करते जा रहे हो, उसका विरोध नहीं करते, पर समाज में परिवर्तन नहीं लाते हो, समाज के विकास के बारे में नहीं सोचते हो, अपने बारे व्यक्तिगत बारे में ना सोचते, अपने परिवार, अपने देश के बारे में, तो वो सबसे एक जीवित मृत्यु है। उल्लू और गिदड़ किसके प्रतीक है? प्रकाश के, चेतनता के, अंधविश्वास के, जड़ता के। उल्लू और गिदड़ किसके प्रतीक है? सी, अंधविश्वास के। आपने देखा होगा ना कई बार रात को उल्लू बोल रहे हैं, गिदड़ बोल रहे हैं, तो ये लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो इसीलिए कहेंगे ये अंधविश्वास के प्रतीक हैं।
आत्मा के सूरज के डूबने से क्या तात्पर्य है? आत्मा के सूरज के डूबने से अच्छे बुरे की पहचान न रहना, अंधेरा होना, रात्रि होना, आत्मा का मर जाना। तो ये रहेगा आपका अच्छे बुरे की पहचान न रहना, आत्मा के सूरज के डूबने मतलब कि इतना कि इसकी तो आत्मा मर चुकी है, इसको तो अच्छे बुरे की पहचान है। कई बार आपने गाँव में कहावतें सुनी होगी कि आपको ये आत्मा का सूरज डूबने का मतलब आत्मा ये अपने आप में निर्णय नहीं कर पा रही कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे किस प्रकार कहा गया है? यानी हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे किसे कहा गया है? ज्ञानवान लोगों को, रूढ़िग्रस्त संस्कार वाले लोगों को, प्रगतिशील विचार वालों को, ईश्वर भक्तों को। तो इसका रहेगा आपका बी, रूढ़िग्रस्त विचार वाले लोगों को। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भी टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और देखो उत्तर सहित मिलेगी और आप अपना अभ्यास बार बार कर सकते हो। अब है आपका 10वां निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, क्योंकि निःशुल्क आपको निरंतर क्लासेस इसमें मिलती रहेंगी। आओ मिलकर बचाएं शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? अक्क महादेवी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, निर्मला पुतुल है, महादेव वर्मा है। तो इसका आओ मिलकर बचाएं इसकी है निर्मला पुतुल। सी इसका उत्तर रहेगा। बस्तियों के नंगा होने से क्या तात्पर्य है? मर्यादाहीन होना, वस्त्रहीन होना, वृक्ष रहित होना, बेधड़क होना। तो इसका आपका रहेगा ए, मर्यादाहीन, यानी बस्तियों का नंगा मतलब मर्यादाहीन होना। तो ये एक थोड़ा सा बता देती हूँ। निर्मला पुतुल है, ये झारखंडी आदिवासी परिवार से संबंध रखती है और इन्होंने आदिवासी समाज पर जो लोगों ने अत्याचार किए हैं, यानी सरकार उनके पेड़ों को काट रही है, उनकी संस्कृति को मिटा रही है, तो उसका उन्होंने विरोध किया है, आदिवासी समाज को जागने के लिए कहा है इस कविता में। शहर की आबो हवा का अर्थ है, यानी शहर की आबो हवा से वो दूर रखना चाहती है। आदिवासी समाज इनको लेके कहते हैं कि भोला होता है और इनका शोषण होता रहता है। शहरीपन नगर की बनावटी संस्कृति, नगर का वातावरण, नगर की संस्कृति। 3 करेगा बी, नगर की बनावटी संस्कृति। शहर की आबो हवा का मतलब नगर की बनावटी संस्कृति। माटी का रंग मुहावरे का अर्थ स्थायी प्रभाव, मिट्टी जैसा, मिट्टी बनना, समाप्त होना। तो 4 का आपका रहेगा ए, स्थायी प्रभाव। माटी का रंग मतलब स्थायी प्रभाव। जीवन, कवि ने जीवन की गर्माहट किसे कहा है? गर्मी को, सतर्कता को, जीवन के नए उत्साह को, जीवन के विकास को। तो इसका रहेगा आपका जीवन के नए उत्साह को। भाई जीवन में उत्साह रहेगा तभी तो कुछ गर्माहट होगी। अब उत्साह ही नहीं रहेगा तो परिवर्तन क्या होगा? ऐसी निरस्सी हो जाएगी जिंदगी। परगना शब्द का अर्थ है जमीन का टुकड़ा, क्षेत्र विशेष, टापू, घाटी। तो 6 का आपका रहेगा क्षेत्र विशेष। परगना मतलब क्षेत्र विशेष। ठंडी होती दिनचर्या माध्यम से कवित्री ने क्या बताया है? दिन के ठंडेपन को दर्शाया है, दिन में लगने वाली ठंड, दैनिक जीवन में व्यापक निराशा का, दैनिक जीवन में व्यस्तता। तो इसका आपका रहेगा सी, दैनिक जीवन में व्यापक निराशा। भाई देखो ठंडे दिनचर्या कुछ नहीं कर रहे हो, आप नहीं चाहते समाज में परिवर्तन हो। अब कवित्री कह रही है कि जो आदिवासी समाज है उसके पेड़ों को काट रहे हैं, उनकी संस्कृति को नष्ट करे और आदिवासी समाज अपनी ठंडी दिनचर्या ने बिल्कुल उसको सहन करा है, तो इसको विरोध करो, अपनी संस्कृति को मत मिटने दो। ये कह रही है कि अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, और ये कि अपना जो शहर की बनावटी हवा से दूर रहो, ठीक है, अपनी संस्कृति अपनी प्रकृति में जियो। इन्होंने ये संदेश दिया है। मन का हरापन का अर्थ है मन का हरा होना, मन की खुशियाँ, मन की चंचलता, मन का विकास। 8 का रहेगा बी, मन की खुशियाँ, मन का हरापन। कवित्री ने ये लोगों के भीतर क्या जगाए रखना चाहती है? आग, संघर्ष करने की शक्ति, आग, ज्ञान, आत्मा, मेलजोल। तो लोगों के बीच में क्या है? आग, आग एक प्रतीक है और ये क्या है, किसका प्रतीक है? संघर्ष करने की शक्ति का। देखो अगर आपने नहीं भी आ रहा है ना प्रश्न आपको, तो जहाँ इतना बड़ा खोल कर दिया जाता है ना, तो इसका मतलब वो एक तरह से आपको इशारा कर रहा है पेपर वाला कि ये ठीक है बेटा, इसको लगा, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो बोल रही हूँ कि कई बार इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो इस प्रकार से आप ठीक कर सकते हो उनको, ठीक है। तो आग मतलब लोगों में संघर्ष करने की शक्ति खत्म हो गई। भी संघर्ष करो, लाइफ में कुछ बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने साथ अन्याय उसका विरोध करो, अपनी संस्कृति अपनी प्रकृति को बचाओ।
संथाल में खुले आंगनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? खेलने के लिए, नाचने के लिए, पशु बांधने के लिए, फुलवाड़ी सजाने के लिए। तो 10 का आपका रहा भी नाचने के लिए। ये संथाली समाज से संबंध रखती है और संथाली समाज को ये बचाना चाहती है। कवित्री बूढ़ों के लिए क्या सुरक्षित रखना चाहती है? चौपाल, संगे साथी, पहाड़ों की शांति, मान मर्यादा। तो ये बूढ़ों के लिए क्या? पहाड़ों की शांति के, बुजुर्ग पहाड़ों की शांति में रहना चाहते हैं। कवित्री ने अविश्वास भरा दौर किसे कहा है? भौतिकवादी युग को, उन्नति के युग को, कंप्यूटर युग को, वैदिक युग को। तो इसका रहेगा भौतिकवादी युग। अविश्वास भरा है मतलब लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे कि जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनको बस पैसा पैसा चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने किसके प्रति चिंता व्यक्त की है? राष्ट्रीय एकता, नष्ट होती संथाली संस्कृति, अज्ञानता के प्रति, भ्रूण हत्या के प्रति। तो इसमें आपका रहेगा 14 का भी, नष्ट होती संथाली संस्कृति के प्रति। तो यहाँ आपके मैंने फटाफट से सुपर फास्ट कहानी या 4 पाठ करवा दिए हैं। पाठ तो ये हो गए 5, लेकिन 4 कवियों के पाठ करवा दिए हैं। इनका अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवीजन करिए, यहीं से प्रश्न पक्का आएंगे क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसको आप अच्छी प्रकार से करें। निरंतर क्लास चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, क्लास लाइक करें। अगले टॉपिक पर किस पर क्लास चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं, वहाँ मैं सेंड कर दूंगी। व्हाट्सअप लिंक भी डाउनलोड करें, व्हाट्सअप लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।